हेलो गाइस, वेलकम टू अमन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ मॉडल पेपर एक बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए जो 25 जून को एम जे पी आर यू में होने वाले हैं। जो बीए के एग्ज़ाम उसके लिए मॉडल पेपर एक, इसमें 50 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। यहाँ से 100% फंसेंगे क्वेश्चन। चलते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। पहला क्वेश्चन कहता है आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजल। चाहिए व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव और पर्यावरण के संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया था। चलते अगले क्वेश्चन कहता है हमारा। क्वेश्चन दूसरा कहता है प्रसिद्ध ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक कौन है। तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजल है। फ्रेडरिक रेडजल की ये पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या कहता है ये एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक फ्रेडरिक रेडजल द्वारा लिखी गई है। इस ग्रंथ में उन्होंने मानव समाजों और पृथ्वी के धरातल के बीच संबंधों के संश्लेषित अध्ययन पर जोर दिया, जिससे मानव भूगोल की नींव दृढ़ हुई। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा। तो क्वेश्चन 3 नंबर क्या कहता है देखिए जरा। मानव भूगोल सभ्यता सभ्यवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया। तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा लुसियन फ्रेवे ने किया। लुसियन फ्रेवे क्या कहता है हमारा सभ्यवाद शब्द का प्रशुद्धतम प्रयोग फ्रांसीसी इतिहास लुसियन फ्रेवे ने किया था। इसके विचारधारा को भौगोलिक स्तर पर विस्तृत रूप से विकसित करने का श्रेय विडाल डी ला ब्लास को जाता है। चलते अगले क्वेश्चन कहता है हमारा। क्वेश्चन में 4 क्या कहता है हमारा देखिए जरा। निश्चयवाद या पर्यावरण निश्चयवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है। तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा एलेन चर्चिल सिंपल। ये पढ़ लीजिए। अमेरिकी अमेरिकी भूगोलवेत्ता एलेन चर्चिल सैंपल फ्रेडरिक रेडजल की शिष्य कट्टर निश्चयवादी थे। उनका मानना था कि मनुष्य पृथ्वी की सतह की उपज है और प्रकृति ही मानव के व्यवहार और विकास को पूरी तरह नियंत्रित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है रुको और जाओ निश्चयवाद या नव निश्चयवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। ग्रिफिथ टेलर ने ग्रिफिथ टेलर ने की। क्या ये पढ़ लेते व्याख्या। ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद का प्रतिपादन किया, जिसके रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। विचारधारा निश्चयवाद और संभ्यवाद एक मध्यम मार्ग प्रस्तुत करती है। चलते अगले क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा विश्व का सबसे बड़ा प्राचीनतम मानव जमाव या जनसमूह कौन सा है। तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा एशियाई जनसमूह। एशियाई जनसमूह विशेष पूर्वी और दक्षिणी एशिया जिसमें भारत और चीन शामिल हैं विश्व का सबसे बड़ा सघन मानव जमाव है। यह अनुकूल जलवायु और उपजाऊ मैदानों के कारण प्राचीन काल से ही सघन जनसंख्या निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा जननांगीय संक्रमण जो है सिद्धांत प्रतिपादक किसने प्रतिपादक किए। तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा डब्ल्यू एम थॉम्पसन ने जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम डब्ल्यू एम थॉम्पसन ने 1929 में किया था। बाद में 1945 में फ्रैंक नोटेस्टीन ने इसका विकास और व्यवस्थित प्रतिपादन किया, जो समाज के कृषि से औद्योगिक बनने की जनसंख्या प्रतिक्रियाओं को समझाता है। चलते हैं कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारा प्रसिद्ध जनसंख्या सिद्धांत के लेखक कौन हैं जिन्होंने भोजन और जनसंख्या वृद्धि के बीच संबंध बताया था। तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा थॉमस माल्थस है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में प्रतिपादित किया जनसंख्या ज्यामितीय दर 1 2 3 4 8 से बढ़ती है, जबकि खाद्य पूर्व आकृति 1 2 3 4 5 से बढ़ती है, जिससे असंतुलन पैदा होता है। चलते अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा देखिए जरा। जनसंख्या का
जो जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन मानव भूगोल की उपशाखा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? जनसांख्यिकी, जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल या जनसांख्यिकी के अंतर्गत जनसंख्या के आकार, वितरण, घनत्व, वृद्धि, लिंगानुपात, साक्षरता और प्रवास जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारा, क्या कहता है? निम्नलिखित में क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहे हैं, पढ़िएगा जरा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख आर्थिक कारक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण और नगरीकरण। भू आकृति और जलवायु व्याख्या पढ़ लो। भू आकृति और जलवायु भौगोलिक कारक हैं, जबकि औद्योगिकरण और नगरीकरण आर्थिक कारक हैं, जो रोजगार और बेहतर जीवन स्तर के अवसरों के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चलते हैं लोगों से, कहते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है हमारा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 11 कहता है, क्या कहता है, पढ़िएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारा, प्रवास से संबंधित आकर्षण कारक का एक उदाहरण है। कौन सा है? रोजगार के बेहतर अवसर। आकर्षण कारक वे सकारात्मक पहलू होते हैं जो किसी बाहरी व्यक्ति को किसी स्थान की ओर आकर्षित करते हैं, जैसे रोजगार के अवसर, उच्च वेतन, अच्छी शिक्षा और सुरक्षा। अन्य विकल्प प्रतिकर्ष कारक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, कहता है हमारा क्वेश्चन 12 का, कहता है हमारा, क्या कहता है, पढ़िएगा क्वेश्चन 12। विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर वर्तमान में सबसे अधिक है? तो हमारा अफ्रीका। यद्यपि कुल जनसंख्या के मामले में एशिया नंबर 1 पर है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर जनसंख्या दर वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप की जहां अधिक है, जहां जन्म दर उच्च बनी हुई है। चलते हैं लोगों को, कहता है क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मानव प्रजाति के वैज्ञानिक केशियता या बालों की बनावट जो है आधार बनाने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा? एसी हेडन हो जाएगा। प्रसिद्ध मानव विज्ञानी एसी हेडन ने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के बालों की बनावट को सबसे स्तर और वैज्ञानिक शारीरिक लक्षण माना और इसके आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया गया। क्वेश्चन में 14 कहता है, देखिए जरा, ये कहता है टुंड्रा और ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली एस्किमो जनजाति का मुख्य आवास गृह क्या कहलाता है? ऑप्शन दोनों में से हो जाए, इग्लू कहलाता है। पढ़ते हैं व्याख्या। एस्किमो जनजाति द्वारा बर्फ के टुकड़ों को आपस में जोड़कर बनाए गए अर्ध गोलाकार मकानों को इग्लू कहा जाता है। यह ध्रुवीय क्षेत्रों की अत्यधिक ठंडी और बर्फीली हवाओं से बचाता है। क्वेश्चन में कहता है 15 में, क्या कहता है, पढ़िए जरा। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली प्रमुख शिकारी जनजाति कौन सी हैं? बुशमैन। ये जो क्या है, कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं, ये शिकारी करते हैं। काला व्याख्या पढ़िए। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली आदिम शिकारी और संग्राहक जनजाति बुशमैन या सान कहलाती है। ये लोग मुख्य रूप से शिकार और जंगली कंदमूल पर निर्भर करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन, कहता है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, कांगो बेसिन के घने भूमध्यरेखीय वनों में पेड़ों पर झोपड़ियों बनाकर रहने वाली बौनी जनजाति कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा, ये पिग्मी जो है बौनी जनजाति कहलाती है। व्याख्या पढ़ें। मध्य अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाए जाने वाले पिग्मी विश्व के सबसे छोटे कद वाले मानव माने जाते हैं। ये हिंसक पशुओं और बाढ़ के बचने के लिए पेड़ों पर मचान जैसी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का था, देखिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दिया, उस पर व्हाट्सएप पर बात करके मैं आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलते अगले क्वेश्चन कहता है हमारा, मध्य एशिया के स्टेपी घास के मैदानों में निवास करने वाली घूमती चरवाहा जनजाति में कौन सी जो यूर्थ में रहती है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा खिरगिज जनजाति है। जो खिरगिज जनजाति है मध्य एशिया के स्टेपी घास के मैदान निवास करने वाली है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन कहता है हमारा, भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक गोंड जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा राज्य माना जाता है? मध्य प्रदेश।
बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। गोंड जनजाति भारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन जनजाति है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में गोंडवाना लैंड के निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है हमारा, मानव बस्ती जो है, मानव बस्तियों के प्रतिरूप में किसी सड़क, नदी या नहर के किनारे विकसित होने वाली बस्ती को क्या कहा जाता है? तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा रैखिक प्रतिरूप। जब मकानों का निर्माण किसी परिवहन मार्ग या सड़क, रेल लाइन या किसी नदी नहर के किनारे पर सीधी रेखा में होता है तो उसे रैखिक या रेखीय प्रतिरूप कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन कहता है हमारा, क्वेश्चन 20 कहता है हमारा, किसी झील या तालाब के चारों ओर विकसित होने वाली ग्रामीण बस्ती का प्रतिरूप कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन कहता है हमारा, पहाड़ी ढलानों पर कृषि कार्य और आवास निर्माण के लिए बस्तियों का कौन सा प्रतिरूप विकसित होता है? तो ऑप्शन पाओगे सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। पढ़ लेते हैं थोड़ा ये। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र ढलान के कारण लोग ढलानों को काटकर समतल सीढ़ी बनाते हैं। ऐसी जगहों पर बस्तियां सीढ़ी नुमा प्रतिरूप में दिखाई देती हैं। क्वेश्चन 22 कहता है हमारा, नगरीय भूगोल में मेगालोपोलिस विश्वसनरी कहता है, मेगालोपोलिस विश्वसनरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन गोटमैन ने किया था। जीन गोटमैन ने। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हमारा, सन नगर शब्द का प्रयोग 1915 में किस विद्वान ने किया था? पैट्रिक गिडीज। पैट्रिक गिडीज ने। किसने किया था? पैट्रिक गिडीज ने। सही है। चलते अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, नगरीय भूगोल के अंतर्गत प्रधान शहर या प्राइवेट सिटी की अवधारणा किसने दी थी? मार्क जेफरसन। मार्क जेफरसन ने 1939 में पार्क जेफरसन ने प्राइमेट सिटी का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार किसी देश का सबसे बड़ा शहर देश के दूसरे सबसे बड़े शहर से आकार और प्रभाव से कई गुना बड़ा होता है। क्वेश्चन में 25 में कहता हमारा, कृषि भूगोल में कृषि अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बॉन थ्यूनेन। किसने किया था? बॉन थ्यूनेन ने यह कृषि भूगोल के अवंती सिद्धांत दिया था। जर्मन अर्थशास्त्री थे जोहान हेनरिक वॉन थ्यूरेन ने 1826 में अपनी कृषि अवंती सिद्धांत दिया जो परिवहन लागत और बाजार से दूरी के आधार पर कृषि पेटियों का निर्माण को समझाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है हमारा, औद्योगिक भूगोल में औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत का प्रतिपादन 1909 में किस वैज्ञानिक किया था? अल्फ्रेड वेबर ने किया था। किसने की थी? अल्फ्रेड वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है हमारा, नगरीय बस्तियों के विकास के संबंध में केंद्रीय स्थल सिद्धांत किसने दिया था? वाल्टर क्रिस्टालर ने। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, नगरीय आंतरिक संरचना से संबंधित केंद्रीय वलय सिद्धांत किसने दिया था? E.W. वर्गीस ने। समाजशास्त्री E.W. वर्गीस ने 1925 में शिकागो शहर के अध्ययन पर आधारित संकेंद्रीय वलय सिद्धांत दिया जिसमें शहर का विकास 5 संकेंद्रीय वृत्तों का या पेटियों के रूप में केंद्र से बाहर की ओर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है हमारा, नगरीय विकास का खंड या त्रिज्या खंड सिद्धांत किस द्वारा दिया गया था? होमर हॉयट ने। होमर हॉयट के द्वारा दिया गया था। नगरों की आंतरिक संरचना का बहुकेंद्रित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए ऑप्शन हो गया हैरिस एवं उलमैन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति के तत्वों को अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की मानवीय क्षमता मानव भूगोल की विचारधारा का आधार है। सभ्यवाद का। सभ्यवाद बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा 32, निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में विश्व के प्राय शीर्ष स्थान पर रहा है? वो हमारा नॉर्वे। नॉर्वे हमारा सही जगह। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क जैसे यूरोपीय देश संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक में अपनी उच्च प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य और शिक्षा स्तर के कारण शीर्ष पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हमारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक जो है रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1990 में प्रकाशित किया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, मानव भूगोल की वह विचारधारा है जो मानव कल्याण, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्रित है, क्या कहलाती है? कल्याणकारी विचारधारा। कल्याणकारी या मानवतावादी विचारधारा का उदय 1970 के दशक में हुआ था। यह उपागम मुख्य रूप से समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की गुणवत्ता, आवास, स्वास्थ्य, भोजन और सामाजिक कल्याण की प्रादेशिक पैटर्न पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, गरीबी, असमानता और सामाजिक समस्याओं के कारणों को समझाने के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का सहारा लेने वाली विचारधारा कौन सी है? रेडिकल या आमूलवादी विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी के लेखक कौन है? एलवर्थ हटिंगटन। कौन है? एलवर्थ हटिंगटन। अमेरिकी भूगोलवेत्ता एलवर्थ हटिंगटन ने प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक लिखी। वे जलवायु निश्चयवाद के कड़े समर्थक थे और उन्होंने मानव सभ्यता पर जलवायु के गहरे प्रभाव को प्रभावित किया। क्वेश्चन 37 कहता है हमारा, संस्कृति और मानव भूगोल में सांस्कृतिक परिदृश्य की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? ये ऑप्शन कार्ल सॉयर को जाता है। किसे? कार्ल सॉयर। बर्कले संप्रदाय के कार्ल सॉयर ने सांस्कृतिक भूगोल में सांस्कृतिक परिदृश्य की नींव रखी। उनका मानना था कि प्राकृतिक परिदृश्य पर मानव संस्कृति की छाप से जो दृश्य बनते हैं, जैसे खेत, मकान, सड़कें, वे सांस्कृतिक परिदृश्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है हमारा, क्या कहता है? पढ़िएगा जरा। आर्थिक भूगोल में प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं होती है? विनिर्माण ये शामिल नहीं होती। विनिर्माण कारखानों में वस्तु का निर्माण द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है। कृषि, आखोश, संग्रहण, मत्स्य पालन, खनन सीधी प्रकृति से जुड़े होने के कारण प्राथमिक क्रियाएं हैं। क्वेश्चन में 39 कहता है हमारा, भूमध्य रेखीय और उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में की जाने वाली आदिम प्रकार की स्थानांतरण कृषि को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में क्या कहा जाता है? झूमिंग। क्या कहा जाता है? झूमिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड की और न्यूजीलैंड जैसे देशों में व्यावसायिक स्तर पर की जाने वाली दुग्ध कृषि किस प्रकार की कृषि है? यह प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। पशुपालन और डेयरी फार्मिंग प्राकृतिक संसाधन, पशुधन और चारा पर आधारित होने के कारण मूल रूप से एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, भले ही इसमें आधुनिक मशीनों और उन्नत तकनीकों का भारी उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है हमारा, मानव भूगोल की उपशाखा आर्थिक भूगोल के अंतर्गत सेवाओं, व्यापार, परिवहन और संचार को किस वर्ग में रखा जाता है? ये तृतीय होगा। तृतीय, इसे तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना। तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन कहता है, उच्च स्तरीय अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और ज्ञान आधारित विशिष्ट सेवाओं को किस श्रेणी की आर्थिक क्रिया माना जाता है? आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, चतुर्थक क्रियाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे। क्वेश्चन 43 कहता है हमारा, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग कौन रहा है जो उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के विकसित क्षेत्रों को जोड़ता है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक जलमार्ग है। इसे बृहद ट्रक मार्ग भी कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया के दो सबसे बड़े औद्योगिक और आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्रों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है, मिस्र में स्थित स्वेज नहर किन दो महत्वपूर्ण सागरों को आपस में जोड़ती है? हमारा आंसर आएगा भूमध्य सागर और लाल सागर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 45 नंबर है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली मानव निर्मित पनामा नहर किस वर्ष यातायात के लिए खोली गई थी? 1914। हमारा आंसर जो हो जाएगा 1914 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 46 कहते हैं हमारा, पढ़िएगा जरा, विश्व का सबसे ऊंचा लंबा रेलमार्ग कौन सा है जो रूस के सीट पीटर्सबर्ग में व्लादिवोस्तोक तक फैला हुआ है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग।
रूस का ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा दोहरा विद्युतीकृत रेल मार्ग है, जिसको लंबाई लगभग 9,289 किलोमीटर है। ये पूरे महाद्वीप को पार करते हुए पश्चिमी रूस के सुदूर पूर्वी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या है? हमारा आंसर होगा 2 नंबर, किसी वस्तु को उसकी घरेलू लागत से कम मूल्य पर विदेशी बाजार में बेचना। क्वेश्चन नंबर 48 कहते हैं हमारा, राजनीतिक भूगोल के हार्टलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में किसने किया था? एच के मैकेंडर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, मैकेंडर ने हार्टलैंड सिद्धांत के जवाब में निकोलस स्पैकमैन ने 1942 में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? रिमलैंड सिद्धांत। आज के हमारे ये लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण स्थानीय संगठन किस कालखंड में सबसे प्रमुख था? हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक, मात्रात्मक क्रांति काल। 1950-60 के दशक में भूगोल में मात्रात्मक क्रांति आई। इस दौरान कंप्यूटर और सांख्यिकी विधियों के प्रयोग से भौगोलिक पैटर्न्स को व्यवस्थित करने के लिए स्नातक संगठन दृष्टिकोण पर सबसे अधिक बल दिया गया। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले कोई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।